हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आप सभी के सपोर्ट और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे पॉजिटिविटी मिलती रहती है हर दिन। और उसी के साथ हम आज का डेली न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं 7 जनवरी का। सबसे पहले जो पिक्चर ऑफ द डे मुझे आज लगी द हिंदू के फ्रंट पेज पे छपी है वो ये है, जिसमें आप और बीजेपी काउंसलर्स की पहली मीटिंग हुई और उसमें मेयर के अपॉइंटमेंट के बगैर ही उसको एडजर्न करना पड़ा और ये पिक्चर हमें मिली है द हिंदू से। तो मुझे लगा इसको देख के कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए हम सबके लिए है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन बनना कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, तो हमें एक मैसेज है इस मैसेज के इस पिक्चर के अंदर। तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे चलते हैं। तो आज का डिस्कशन हम शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ही एक रूलिंग जो भी आई नहीं आने वाली है उसके साथ। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इटसेल्फ ऑल द प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। इसके ऊपर एक डिस्कशन काफी समय से चल रहा है और दुनिया के कई देशों में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ भी किया गया है, लीगलाइज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सारा जो रिक्वेस्ट, जो प्ली आ रही है, जो काफी सारी रिक्वेस्ट या पेटिशन लग रही हैं, उसको अपने लिए ट्रांसफर कर लिया है। Multiple petitions are pending in Delhi, Kerala, Gujarat High Court. Bench directs the center to file its response on or before February 15. ठीक है। Fight for parity. तो इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो हम समझ लेते हैं। A batch of petitions is seeking legal recognition for same-sex marriage. A look at what the petitioner argue. So उसमें देखते हैं कि petitioners argue क्या कर रहे हैं इन सारे केसेस में। Sexual orientation is an essential component of identity and dignity which are embedded in the right to life. तो उनके सब जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो राइट टू लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एसेंशियल कंपोनेंट को मान के उसके लिए वो पेटिशन लगा रहे हैं। नंबर 2, डिसीजन टू मैरी और नॉट इज वन ऑफ लाइफ्स मोमेंटस एक्ट्स ऑफ सेल्फ डिसीजन। ठीक है। एंड लॉ प्रोटेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेस कंपेनियनशिप थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। तो वो कह रहे हैं कि लॉ प्रोटेक्ट करता है और रिकॉग्नाइज करता है कंपेनियनशिप, मतलब साथ के रहने का, जो रिलेशनशिप के बारे में हो रही बात, थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो जब सब ये किसी का खुद का जिंदगी का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो लॉ को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, प्रोटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइजेस जो करता है, तो उसको भी जो सेम सेक्स मैरिज को भी आगे उसी के अंडर अप्रूव करना चाहिए, ऐसी उनकी पेटिशन है। और सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फहुड। सो ठीक है, राइट टू लाइफ, सेल्फहुड इंट्रिंसिक पार्ट है आपकी जिंदगी का, और ये ऑटोनॉमी उस व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे कि वो सेम सेक्स में शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है। तो अभी जो ये पार्टी के लिए फाइट चल रही है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी तो फिर उसको और समझेंगे। ठीक है। तो मेन पॉइंट हमारे जीएस पेपर 2 के हिसाब से, और सोशल इश्यूज को भी कवर करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सोशल डायमेंशन को कवर करते हैं प्लस जीएस2 को कवर करते हैं, तो उसके सेंस में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो उसमें समझते हैं क्या मेन पॉइंट है हमारे लिए। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे ट्रांसफर टू इटसेल्फ petitions pending in various high courts seeking legal recognition of same sex marriage। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफर किया। और ये जो ट्रांसफर हुआ है, इसको एक चीज और भी कवर होती है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग केसेस एक ही टाइप की पेटिशन को लेकर के कई सारे कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है अपने पास ट्रांसफर करने का, इससे क्या होगा, इन केसेस को एक्सपीडाइट किया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सपोज करिए 1-2 हजार केसेस पेंडिंग है सेम ही तरह के इशू पे, एक इशू ए है उसके ऊपर 2000 फाइलें पेंडिंग चल रही हैं पूरे इंडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास ट्रांसफर करके सेम तरह की पेटिशन पे रूलिंग दे सकता है, ये उसके पास राइट है। उस केस में जो ये 2000 फाइलें पेंडिंग चल रही हैं उनका निवारण होता है। ये भी केसेस को जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका है। और इससे जो हमारा जो मेन मुद्दा, हमारे जो जुडिशरी का मेन मुद्दा है कि बहुत डिले होता है रिजल्ट आने में, डिसीजन आने में, उसको एक्सपीडाइट करने का भी एक बड़ा मौका इससे सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। Now, इसके बाद समझते हैं, a 3-judge bench led by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud said there was broad consensus among the petitioners to shift the cases to the Supreme Court। मतलब ये कंसेंसस, बहुत ज्यादा कंसेंसस डिमांड थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी लोगों की, और बहुत ज्यादा इस बात पे प्रेशर या कह सकते हैं फोर्स था कि ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे इसकी और शिफ्ट हो उन तक, फॉर एन अथॉरिटेटिव रूलिंग ऑन द इशू, कि एक अथॉरिटी की तरह इसकी रूलिंग
की जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्पेशली ऑन द क्वेश्चन वेदर सेम सेक्स मैरिज शुड बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, जिसको सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत लाया जाए। तो अब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। वन ऑफ द पेटिशंस फाइल्ड बाय सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अभय डांग said the non-recognition of same-sex marriage amounted to discrimination that struck at the root of dignity and self-fulfillment LGBTQ plus couples। तो उन्होंने कहा, जो इसके पेटिशनर्स उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं किया जाता है, अलाउ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, तो ये तरीके का LGBTQ प्लस कपल्स है या फिर उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो उनके लिए जो नियम कायदे कानून है उसको डिस्क्रिमिनेशन होता दिखाई पड़ता है या उसको अमाउंट करता है, उसको नटशल में लाता है कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसके ऊपर अब सुनवाई होगी, आगे इसके बारे में समझेंगे सब। और इसके साथ फॉर योर इंफॉर्मेशन ये है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे LGBTQ मैरिजेस को लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया है। सेम सेक्स मैरिज इज लीगली परफॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज। मोटा मोटी 29 कंट्रीज हैं, उनमें कुछ नाम यहाँ आपको दिए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, इसमें आप देखेंगे न्यूजीलैंड भी है, आप जर्मनी, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, फ्रांस, फिनलैंड। सो ऐसे सिर्फ इंडिया में अगर ऐसा होता है तो ये कोई अनोखा देश हमारा नहीं होगा, ऐसे और भी देश है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी ट्राइब्स को लेकर के, जो कुकी चिन रेफ्यूजीज को लेकर के एक अभी न्यूज आई है, जिसमें जो बांग्लादेश में आने वाले जो रेफ्यूजीज हैं, जो इनका कुकी करके ट्राइब होती है, उसके ऊपर है और उनको जो है पुश बैक किया जा रहा है मिजोरम बॉर्डर से, ऐसा वहां के MP ने बोला, उसको उठाया गया है। सो उसके बारे में न्यूज है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, वहां एक वीडियो रिलीज करी है राज्यसभा में, उससे एक पिक्चर को लिया गया है, जहां पे जो आप देख रहे हैं, जो ये आर्मी के जो हमारे जवान है, ये बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। देखिए सब बैठे हैं, इनको बिस्किट दे रहे हैं। सो इस स्टिल पिक्चर को उस वीडियो से लिया गया है, बताने के लिए कि इशू क्या है। एज अनदर राउंड ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस ब्रूज ऑन द मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे, जो नया एक समस्या, एक संकट पैदा हो रहा है रेफ्यूजीज को लेके, सेवरल मेंबर्स ऑफ कुकी चिन कम्युनिटी वर पुश बैक, इसको याद रखिएगा, प्रेम पूछा जा सकता है, बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स PSF ऑन फ्राइडे, अकॉर्डिंग टू के वन्नालेवा, अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम मिजोरम। उन्होंने इस बात को उठाया। He said not allowing the ethnic Mizo, जो वहां के रहने वाले हैं, मिजो हैं, from Bangladesh to enter India वुड अमाउंट, अगर हम इनको अलाउ नहीं करते हैं बांग्लादेश इधर आने के लिए, तो इंडिया वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन एथनिक ग्राउंड्स। जो हमारा एथनिक ग्राउंड्स का डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसको डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है प्रताड़ित करना या किसी को उसकी जगह पे पोजीशन ना देना, डिस्क्रिमिनेट करना। एज इन द 1970s thousands of displaced Chakmas, mostly Buddhist, from Bangladesh were allowed to enter India and settle in Mizoram and Arunachal Pradesh। ये हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ से आप ले सकते हैं कि 1970 में बहुत सारे चकमा भी एक ट्राइब है, उसको ध्यान दीजिएगा। हमारे जो 1970 में thousands of displaced, जो वहां से भगाए गए या जो जगह जगह जो डिस्प्लेस अपनी जगह से हटा दिए गए थे, चकमास जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे बांग्लादेश से, उनको अलाउ किया गया था इंडिया में सेटल करने के लिए। कहां पर? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम जो हमारे एथनिक वहां के रहने वाले मिजो हैं जो बांग्लादेश से यहाँ आना चाहते हैं, अगर उनको हम अलाउ नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा जो ग्राउंड 1970 में हमने बनाया था एथनिक ग्राउंड की, हम लोगों को एक्सेप्ट हमने किया था, उसका वायलेशन माना जाएगा और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और ये एक तरीके का विभेद है, एक तरह का भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो भेदभाव किया जा रहा है, ये सही नहीं है, और इस बात को उठाया। ठीक है ना। उन्होंने ये भी एक वीडियो शेयर किया, जैसे मैंने कहा, और उन्होंने 150 रेफ्यूजीज की पिक्चर वहां दिखाई। उसके बाद अभी फिलहाल के लिए इन सबको इलीगल, क्योंकि उनको जो कहा जा रहा है कि हम यूजुअली जो हमारी, अभी आपने ध्यान दिया होगा, VVP करके एक प्रोग्राम हमारे इंडिया का है, जहां पे जो बॉर्डर्स पे, ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं है, VVP करके एक प्रोग्राम है इंडिया का, जहां पर जो हमारे बॉर्डर के आसपास के लीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए एक प्रोग्राम है, जहां पे माइग्रेशन को रोकने के लिए भी है, और बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उसके लिए भी एक प्रोग्राम है। बट बेसिकली
इसलिए ये कहा गया था, मिस्टर अमित शाह ने कहा था कि जो लोग पेट्रियोटिक नहीं है, जिनके जो देश प्रेम नहीं है, उनको हम अपने वो उस इलाके में नहीं रह सकते, ऐसा एक रिमार्क दिया था। ऑल्दो ये जो ये प्रोग्राम है वहां के लोगों को का उत्थान करने के लिए है, तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये एक तरीके का ये हमें नहीं करना चाहिए। एंड जो राज्यसभा मेंबर उन्होंने कहा, एन ऑफिशियल सेड द बीएसएफ हैड नो इंस्ट्रक्शंस टू लेट द रेफ्यूजीज एंटर इंडिया एंड दे रिटर्न ऑन देयर ओन वंस एक्सप्लेन दैट दे वुड बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो उनको जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनको बॉर्डर से अंदर अलाउ करने का राइट नहीं है, नॉट अ केस ऑफ पुश बैक। और ये भी कोई कोई केस नहीं है कि उनको पुश बैक किया जाए। एंड द बीएसएफ टीम स्टॉप देम, उनको रोक दिया ऑन कमिंग टू नो दैट अ ग्रुप वाज हेडेड टुवर्ड्स मिजोरम। ठीक है, तो कुछ लोगों का वीडियो वहां पे रिलीज हुआ। कुकी चिन अच्छा, तो इसके बाद इलीगल माइग्रेंट्स इफ दे कंटिन्यू टू स्टे पुट इन द इंडियन टेरिटरी, तो उसके लिए उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि इसको फिक्स करना चाहिए हमें। कुकीज इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश चिटगांव हिल ट्रैक्स शेयर क्लोज एथनिक टाइज विद पीपल इन मिजोरम। उनका जो कनेक्शन है वो मिजोरम के से है, वहां की जो कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं ये लोग। द फर्स्ट ट्रांच ऑफ अराउंड 300 refugees came in November 2022 में आए थे। The Mizoram government has approved setting up of temporary shelters for the community। वहां के लोगों के लिए, इन लोगों के लिए temporary shelters वहां की कम्युनिटी में फॉर द कम्युनिटी के लिए, जो जितने 300 लोग हैं, एक टेम्पररी शेल्टर क्रिएट किया गया है। इंडिया इज नॉट अभी समझने वाली हमारे लिए क्या बात है, जीएस 1 के पेपर के लिए सोशल नॉर्म्स एंड जीएस 3 के पेपर के लिए कि India is not a signatory of the United Nations Refugee Convention of 1951 and 1967 protocol. It does not recognize refugees and the undocumented migrants are liable to be prosecuted for violating the Foreigners Act। जो इसमें साफ साफ लिखा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वो क्या चीज है? डज नॉट रिकॉग्नाइज रेफ्यूजीज, जो शरणार्थी हैं, एंड अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल समझ लीजिए, आर लाइबल टू प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेटिंग द फॉरेनर्स एक्ट। उनको प्रोसिक्यूट किया जाए ये फॉरेनर्स एक्ट को तोड़ने के लिए। इस बात का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, जिसको हम यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 से समझते हैं और 1967 के प्रोटोकॉल से समझते हैं। तो ये हमारे लिए इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, हमारे जीएस3 के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारे जीएस1 के लिए भी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, सोशल नॉर्म्स के लिए, और जीएस3 के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगर इसमें कोई रूलिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से, तो आगे देखेंगे कि किसी और पेपर को भी कवर कर सकता है कि नहीं। ठीक है, आगे का हमारा न्यूज है, इंडिया जीडीपी लाइकली टू ग्रो 7% दिस फिस्कल सेज एनएसओ। एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये इस बात को डिक्लेयर किया है कि लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी है, फॉर श्योर नहीं है, ग्रो बाय 7%। ठीक है, सो इंडियाज रियल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7% इन 2022-23, स्लोइंग फ्रॉम 7.7% से कम करके इतने का टारगेट उन्होंने डिस्क्लोज किया है। एज पर द एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर रिलीज बाय द एनएसओ ऑन फ्राइडे। उसके साथ समझने की बात यह है कि एनएसओ एस्टिमेट्स इज, अब ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि एनएसओ एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा विद ऑलमोस्ट 3 months टू गो इन द ईयर। जब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं तब तक का डेटा उन्होंने दिया है, मतलब अभी हम जनवरी में हैं, तो अभी लास्ट 3 महीने के हिसाब से उन्होंने डेटा इसको स्टैब्लिश किया होगा। एंड एसेंशियली सर्व्स एज एन इनपुट फॉर द यूनियन बजट फॉर्मुलेशन एक्सरसाइज। नहीं, अच्छा, नो, हियर ये जो 3 महीने बोल रहे हैं, ये बजट के पहले के 3 महीने। आप देखिए, हमारा बजट मार्च में आएगा और फरवरी के लास्ट और मार्च में शुरू हो जाता है, चीजें आने लग जाती हैं, तो उस टाइम लिमिट को कवर कर रहे हैं। लिमिटेड डेटा है हमारे एनएसओ के पास और उन्होंने एक्सपेक्टेशन दिखाई है 7% की। ना इकोनॉमिस्ट सेड some of the assumptions made about the second half were overtly rosy or grim and could board मतलब भविष्यवादी, मतलब भविष्य में इस डेटा को चेंज होने की आवश्यकता है। इसको सिर्फ कहा गया है, इसका बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे नहीं है, ये आगे आने वाले सेकेंड हाफ में चेंज हो सकता है।
नाउ इसके बाद लिखा उन्होंने कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए इज एक्सपेक्टेड टू राइज 6.7%. ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या चीज होती है हम समझेंगे. तो हमारे पास तीन टर्म आ गई. एक तो जीडीपी हमको समझना चाहिए क्या है, उसके बाद एनएसओ का मेन काम क्या होता है, और उसके सबसे इंपॉर्टेंटली जीडीपी तो हम सबको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और जीवीए भी कई बार आया है लेकिन उतना नहीं आया. तो समझते हैं कि एक्चुअली दोनों चीजें क्या है. तो देखते हैं कि एनएसओ और जीवीए एक्चुअली क्या है. तो एनएसओ में हम देखते हैं कि acts as the nodal agency for planned development of a statistical system in the country, lays down and maintains norms and standards in the field of statistics involving concept and definition. तो ये हमारी planned agency एक nodal agency की तरह काम करता है NSO for planned development, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो हमारे देश का सिस्टम है, जो स्टैट्स जो देते हैं, डेटा प्रेजेंट करते हैं, उसकी नोडल एजेंसी की तरह काम करता है. एंड लेज डाउन मेंटेन्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स. को ध्यान रखिएगा, इस पे कभी कभी प्री में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये डेटा कहां से आया, किसने रिलीज किया, उनका मुख्य काम क्या है. Now GVA, gross value added. The GVA calculates the same national income from the supply side. जो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है किसका, सप्लाई साइड का. इट डज सो बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू एडेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, इंक्लूडिंग जो हमारे जो एडिंग अप क्या करता है, वैल्यू एडेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स के जो वैल्यूज है उनको एड अप करता है. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई द जीवीए ऑफ अ सेक्टर इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी इनपुट. तो आरबीआई के हिसाब से जीवीए क्या है, जो हमारा आउटपुट है, जो भी आउटपुट आएगा सेक्टर्स का, अगर हम उसमें इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स को हटा दें, इंटरमीडिएट मतलब जो ब्रोकर, जो इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में आने वाले प्रोडक्ट. ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए किसी प्रोडक्ट को हम ए पे इनपुट, हम रॉ मटेरियल लगाते हैं ए पर, ठीक है, उसके बाद ए के बाद जी तक आने पर बहुत सारे प्रोसेस से वो प्रोडक्ट होकर गुजरता है और जी पर आके उसको सेल ऑफ कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ठीक है. तो ए हो गया रॉ प्रोडक्ट और जी हो गया फिनिश प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया रॉ मटेरियल का, ये इनपुट दे रहे हैं हम, और जी पे उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, जो हमारा रिटेल पे आ सकता है या होलसेल पे आ सकता है, जो भी इसका फाइनल डेस्टिनेशन है. तो बीच में जितने प्रोसेस से चीजें गुजरती हैं, ठीक है ना, ये सब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कुछ चीजें ऐड यहाँ पर हुई, कुछ चीजें यहाँ पर ऐड हुई, कुछ चीजें यहाँ पर ऐड हुई. तो इन सबको, इन सारे स्टेप के जो प्रोसेस में इसे कहते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स. जो बीच में पड़ने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हुए या उसमें क्लब किए गए, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएटरी इनपुट्स, ठीक है, बीच में आने वाले. तो आरबीआई कह रहा है कि जीवीए में, जीवीए क्या है, अगर हम आउटपुट का जो प्रोडक्ट है, मतलब जी लेवल पे जो प्रोडक्ट आया, अगर उसमें हम इन सारे इंटरमीडिएटरी इनपुट्स को माइनस कर दें तो जीवीए हमें मिल जाता है. ये वो डेफिनेशन हमें गूगल से मिली है जीवीए के लिए. ऑलराइट, अब आगे समझते हैं कि एक और डेफिनेशन हमारे पास है. जीवीए बराबर जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स. ये भी एक मेथड है जिससे हम जीवीए को कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है जीवीए के ऊपर? कोई स्पेसिफिक आपका मेन सा क्वेश्चन नहीं है, तो डेटा है, समझने के लिए समझाया मैंने आपको. पर हाँ, प्री में कभी कभी डेफिनेशंस ऐसी आती हैं, तो आप एनएसओ की वेबसाइट पे जाकर के या फिर आप गवर्नमेंट जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसी वेबसाइट पे जाकर के जीवीए के बारे में सर्च कर सकते हैं. और थोड़ा रुक जाइए, अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, उसमें इस चीज को और एक्सप्लेन किया जा सकता है, तब आप उससे और डेफिनेशन उठा सकते हैं. क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो वो गूगल की डेटा पर रिलाई ना करके जो ऑथेंटिक सोर्स होता है वहां पे उसकी जो परिभाषा डेफिनेशन दी होती है उसको लेता है. तो आप इकोनॉमिक सर्वे से इसकी डेफिनेशन उठा सकते हैं. बहुत डिटेल में जीवीए, रियल जीडीपी और बहुत सारी ऐसी टर्म्स उसको डिटेल में समझाई जाती हैं इकोनॉमिक सर्वे में. ओके, नाउ कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार अभी कंडक्ट कराने जा रहा है, अभी न्यूज आई है 12 करोड़ लोगों पे. और हम सब जानते हैं कि कास्ट सेंसस के बारे में बहुत समय से चीजें चलती रही हैं, डिस्कशन होते रहे हैं. तो ये नई चीज आ गई है जिसमें अभी जो बिहार के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसको अनाउंस किया है. सो कास्ट सबका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ये सब उसमें कलेक्ट किया जाएगा. समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट किस एस्पेक्ट से है कि कास्ट बेस्ड सर्वे एक्चुअली होता क्या है, जिसे हम SECC से भी समझते हैं. तो हम सोशियो इकोनॉमिक एंड इसका फुल फॉर्म अभी आगे हम देखते हैं. इसमें बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इसका फुल फॉर्म ये है.
SECC, ठीक है। सो समझते हैं कि सर्वे एक्चुअली क्या है। वॉज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931, पहली बार 1931 में से कंडक्ट किया गया था। सॉरी माय मिस्टेक, 1931 के बाद 2011 में इसको पहली बार कंडक्ट किया गया था। SECC is meant to canvass every Indian family both in rural and urban area and ask about their जो ये हमारा जो एनसीसीसी मेंट कैनवास का मतलब इसको पिक्चर करता है, पोर्ट्रे करता है रूरल और अर्बन इंडिया दोनों तरह के लोगों के लिए, उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए, उनका जैसे लिखा भी हुआ इकोनॉमिक, सोशियो और कास्ट का सेंसस का डेटा है ये। सो इकोनॉमिक स्टेटस सो एज टू अलाउ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज टू कम अप विद अ रेंज ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ डेप्रिविएशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ विच कुड बी यूज्ड बाय ईच अथॉरिटी टू डिफाइन अ पुअर और डिप्रीव पर्सन, मतलब किसी गरीब और जो जिसको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं, डिप्रीव पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, हमारी पॉलिसीज को बनाने में हमको आसानी रहेगी, कितने लोगों के पास कितनी चीजें पहुंच रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट से वो हमको पता रहेगा। It is also meant to ask every person their specific caste name to allow the government to re-evaluate with caste groups very economically worse off and which were better off. कितने लोग खराब सिचुएशन में हैं, कितने लोग बेटर सिचुएशन में हैं। अगर आप मेरा वीडियो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर थ्री इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया था। उसमें एक टर्म यूज होता है वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, चैप्टर 3 में है ये, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा हमने समझा ये था कि जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा वो लोग वल्नरेबल की एज पर हैं, जहां पे फाइनेंशियल इसका मतलब है गरीबी की रेखा, पॉवर्टी लाइन पे से नीचे है, और ये सबसे ज्यादा इन्हीं को इम्पैक्ट होता है किसी भी घटना को घटित होने में। फॉर एग्जाम्पल सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, कोविड का एरा आया, तो सबसे ज्यादा इन्हीं ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिसमें एसटी कैटेगरी भी है और जिसमें रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज के भी लेबर्स हैं, जो लैंडलेस लेबर हैं, वो सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में आहत होते हैं। तो ये अगर हम इस तरह कास्ट का जो सेंसस लिया जाता है, तो अगर ये हमको ये पता चलता है कि सिर्फ कास्ट इसलिए नहीं कि उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा उसका बिल्कुल एजेंडा नहीं, लोग उसे गलत लेते हैं। तो अगर हम सेंसस कर रहे हैं कास्ट के आधार पे भी, तो गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि कितने लोग वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब जिनको दिक्कत ज्यादा जल्दी महसूस होती है, जो किसी को जल्दी हर्ट, वल्नरेबल का मतलब बहुत ही कोमल लोग या ऐसे लोग जिनको जल्दी अफेक्ट होता है चीजों का, कोमल तो नहीं मतलब जो अफेक्टेबल है आसानी से, तो उनके बारे में पता चलता है, और इससे उनको जो पॉलिसीज जो हम अल्टीमेटली हमारा जो एजेंडा है उन तक सुविधाएं मुहैया कराने का, गवर्नमेंट उस पर भी काम करती है। तो अगर आपको ये चीज वल्नरेबल ग्रुप्स का फंडा आपको समझना है तो उस वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज को समझने का। नाउ एसईसीसी हैज द पोटेंशियल टू अलाउ फॉर अ मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज एट ए बॉर्डर लेवल। ये भी एसईसीसी का पोटेंशियल है कि मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज ये भी उसमें कवर किया गया है एट ए ब्रॉडर लेवल, कि जो इनइक्वालिटी है हमारे सिस्टम में, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको भी गेज कर सकते हैं इससे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जो ये न्यूज आ रही है फिर ये एनवायरमेंटल सॉरी सिग्निफिकेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारी GS1 के लिए भी हमारे लिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होता है, और प्री में ये क्वेश्चन क्रिएट होने का चांसेस है। इस रिपोर्ट में जो मैंने आज अपने एडिटोरियल में डिस्कस की थी आपके साथ, जिसमें जोशीमठ में अभी तक जितनी रिपोर्टें आई उसमें क्या कहा गया है, और वहां की जो विष्णुघात जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी उसमें बात की है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, मैंने क्या समझाया है, आर्टिकल में समझाया है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली पहले से क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या इसके साइंस थे, और लोगों और वहां पे इसको अवॉइड किया गया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पर, ठीक है। सो द उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस इट्स प्लान टू इवैक्यूएट ऑल फैमिलीज लिविंग इन द डेंजर जोन इन जोशीमठ, ऑल्सो नोन एज अ गेटवे टू द बद्रीनाथ टेम्पल, विद इमीडिएट इफेक्ट। उसको खाली करने के लिए बोला गया है, क्योंकि वहां पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो ओली रोपवे वहां बनाया जा रहा था, और बहुत टाइम से बोला जा रहा था कि हिमालय एक नया पहाड़ है, वहां पे इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमको नहीं बनाना चाहिए, और वहां पे जो विष्णु
नाम मैं लिख देती हूँ, विष्णुघाट जो प्रोजेक्ट है उसमें एक टनल बनाई जा रही थी जिसकी वजह से उसको मना किया गया था मत बनाइए, इससे वहां की इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर उसको अवॉइड करके भी उसको बनाया गया जिसकी वजह से अभी समस्या वहां पर आ गई है। तो वहां के घरों में वहां के जो वहां के कंस्ट्रक्शन है, वहां देखिए आप देख रहे होंगे पिक्चर में कितनी मोटी यहाँ पे एक दरार सी पड़ गई है, ऐसे हर वहां के घर फट गए हैं, दरारें पड़ रही हैं। तो इसलिए वहां पे उसको डार्क जोन में, माय मिस्टेक, डेंजर जोन में उसको डिक्लेयर किया है और वहां से लोगों को रिहाब करने के लिए निकाला जा रहा है। और यही नहीं, द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो पे देम 4,000 रुपीज पर मंथ टुवर्ड्स द रेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने के लिए उनको किराया भी दिया जाएगा रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर बन सकता है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। अब आगे देखते हैं रैपिड स्टडी में क्या बोल रहे हैं। द कमिटी विल बी, अब उसको ध्यान में रखते हुए कि वहां एक कमिटी की जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंटर, वाटर कमीशन, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा एंड द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोग्राम। आपकी अवेयरनेस के लिए रेफर टूडेज एडिटोरियल फॉर कंप्लीट एनालिसिस ऑन जैन 7। आज के में बिल्कुल बहुत अच्छा आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे मिला है और बहुत एक्सपर्ट ने लिखा है उसे, जो ऑलरेडी आईपीसीसी की रिपोर्ट जो इस पे पब्लिश हुई थी उसके लिए वो काम कर चुके हैं। तो आप उस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे, आपकी मेन्स राइटिंग में भी हेल्प करेगा, आपकी प्री राइटिंग में भी हेल्प करेगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, टू बूस्ट मेक इन इंडिया सेंटर फ्लैग्स अनफेयर टेंडर नॉर्म्स। उन्होंने जो मेक इन इंडिया जो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है उसमें उसके टेंडर में कुछ अनफेयर एक्टिविटीज को देखा गया जिसको उन्होंने नॉर्म्स को हाईलाइट किया है। वो क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज फ्लैग्ड ओवर डजन रिस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस व्हिच प्रिवेंटेड local suppliers from participating in bidding process initiated by its various departments and ministers। तो उन्होंने कुछ चीजों को फ्लैग किया लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव भेदभाव वाली कंडीशंस माना जा रहा है, क्योंकि इन सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी भी कोई भी इक्विपमेंट जब लिया जाता है, खरीदा जाता है, तो उसके लिए टेंडर पड़ते हैं। द कंडीशंस वर इन वायलेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पीपीपी MII ऑर्डर 2017, ऐसा कहा जा रहा है। इशू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल सप्लायर्स ऑफ द सेंटर सेट। तो लोकल सप्लायर्स को से जब माल आप लेने के पहले नॉर्म्स बताएंगे हमें ये कंडीशन में चाहिए, उस कंडीशन में चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, ऐसा वहां के लोकल सप्लायर्स कह रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। वहां की क्या, पूरे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। सो अब उसमें जो फॉरेन स्टैंडर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए जा रहे हैं वो क्या है? फॉर इंस्टेंस द एडवाइजरी सेड फॉरेन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स विल like -25 degree temperature capability for certain equipment procured for airports were incorporated to eliminate make in India products without any justification for requirement of that specification value for intended and use of equipment service। मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको -25 डिग्री में रहकर ही आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। एक्सेसिव टर्नओवर रिक्वायरमेंट एज ए प्री क्वालिफाइंग criteria, insisting on specific experience of supplying products to other nations such as export to G8 countries were among other conditions that prevented the local manufacturers from taking part in the procurement process, advisory said। तो जो एडवाइजरी के हिसाब से जो हम G8 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं उनके जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस होते हैं सप्लाई को लेकर के उनको हाईलाइट किया गया है, जिनको प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से अभी उनको एक्सेस टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है। तो प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से चीजों को अवॉइड या ऑब्सोलेट किया जा रहा है, ये फॉरेन स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके तहत इस जो लोकल सप्लायर्स हैं उन्होंने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज प्रोडक्ट्स को, उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। तो लेट्स सी कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम में अभी और क्या टर्न आएगा। वैसे फिलहाल के लिए ये न्यूज है। और अब हम ये समझ लेते हैं कि मेन मोटो क्या है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का। मेक इन इंडिया हैड 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स growth rate to 12 to 14% per annum, to create 100 million additional manufacturing jobs in an economy by 2022, to ensure that the manufacturing sector's contribution to GDP is increased to 25% by 2022, जो बाद में रिवाइज करके 2025 कर दी गई है। ये हमारा मेन मोटो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का। और फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम आई है, इसमें देखते हैं आगे क्या टर्न आएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए GS3 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नाउ नेक्स्ट न्यूज है कॉफी फार्मिंग से, जो केरला में की जा रही है। तो आपके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि केरला में किस तरह की कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है और बाकी कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कॉफी का कल्टीवेशन होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। ट्रेडिशनल कॉफी फार्मर्स फ्रॉम अंजुनाद एट मरायूर इन केरला इडुक्की आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा वहां मिल रहा है, with a kg of berry coffee fruit fetching over 50 rupees this year। तो वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा उनको मिल रहा है। एंड अरेबिका वेराइटी इज फेमस फॉर इट्स टेस्ट एंड अरोमा। अरेबिका कॉफी जो हमारे यहाँ जो अधिकतर जो है अरेबिका कंटेंट ही मिलता है, हमें ध्यान रखना ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और दिस ईयर फार्मर्स रिसीव बेटर इनकम फ्रॉम कॉफी ही सेज। ठीक है, फटाफट से एक हम चार्ट देख लेते हैं। इंडिया कॉफी मार्केट की डेटा, ये मुझे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मिला है। सो कॉफी प्रोडक्शन 2018-19 का डेटा है ये, आप लेटेस्ट दोबारा रीचेक कर सकते हैं। रोबस्टा टाइप की जो कॉफी है उसका कवरेज हम देखेंगे, और अरेबिक, सॉरी माय मिस्टेक, की प्रोडक्शन है रोबस्टा टाइप का। तो हमारे देश में दो तरह की कॉफी का प्रोडक्शन होता है, पहला है रोबस्टा, दूसरा है अरेबिका। और जिसमें अरेबिका टाइप की जो कॉफी है वो ज्यादातर हम लोग उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। रोबस्टा का परसेंटेज कम है, आप देख सकते होंगे, इसमें लिखा भी हुआ है। नो माय मिस्टेक, अपोजिट है। रोबस्टा का जो मीट्रिक टन है वो ज्यादा है और अरेबिका का कम है, लेकिन दोनों टाइप हमारे देश में मिलती हैं। मतलब रोबस्टा और अरेबिका टाइप की जो कॉफी का प्रोडक्शन हम करते हैं, इसमें रोबस्टा का ज्यादा है और अरेबिका का थोड़ा सा कम है। नाउ जो प्रोडक्शन जो मेजर इलाके हैं वो है कर्नाटका, फिर है केरला और तमिलनाडु, जिसमें आप डार्क जो इलाका यहाँ पे देख रहे हैं, कर्नाटका, सॉरी ये तो डार्क दोनों ही है, कर्नाटका एंड केरला जो आप देख रहे हैं, तमिलनाडु का ये पार्ट, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा का ये पार्ट है। उसके बाद असम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टोटल वैल्यू है $983 मिलियन की वैल्यू है, जिसमें जो डार्क ग्रीन पार्ट है वो है ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग एरियाज का है, ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग, और जो लाइट ग्रीन एरिया है वो नॉन ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग एरियाज का है। आप हमेशा जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन को आप पढ़ें उसे मैप में जरूर देखें। सपोज करिए प्री में इसी से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि किस इलाके में ट्रेडिशनल तरीके से कॉफी ग्रो की जाती है, वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और ट्रेडिशनल तरीके से नॉन ट्रेडिशनल तरीका कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा, त्रिपुरा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और दो टाइप तरह की कॉफी हम लोग बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पहला है रोबस्टा जिसका परसेंटेज ज्यादा है, और अरेबिका जिसका थोड़ा सा कम है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है हमारी फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉलेजियन सिस्टम को लेके। सेंटर विल अडियर टू टाइमलाइंस फिक्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट अटॉर्नी जनरल। सेंटर विल अडेयर मानेगा टू टाइमलाइंस फिक्स बाय सुप्रीम कोर्ट, जो टाइमलाइन फिक्स करी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानेंगे। ये किसने कहा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के तहत हमारे अटॉर्नी जनरल ने। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी told the Supreme Court on Friday that Union government will adhere to the timelines fixed by the court to process recommendation for judicial appointments. To government's statement seems to be a step down from its earlier view that it was not a post office or to clear collegium recommendation. गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेप डाउन करने का पहले उनको व्यू था, उन्होंने कहा था इट वाज नॉट अ पोस्ट ऑफिस, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है टू क्लियर कॉलेजियम रिकमेंडेशन। ठीक है, तो अब उन्होंने ऐसा कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को अडहेयर करेंगे और उसकी जो बोला है उसको फॉलो करेंगे। लेट्स सी किसमें क्या टर्न आता है। द कोर्ट हैड रिमार्क्ड इन द अर्लियर हियरिंग दैट द गवर्नमेंट मिफ्ड by striking down of the NGAC law in 2015 was deliberately delaying appointment and remaining incommunicado on collegium recommendation। ध्यान दीजिएगा कि पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये चला आ रहा, न्यूज में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो जिन जजेस का अपॉइंटमेंट होना है उनकी नॉमिनेशन गवर्नमेंट को दे दिए हैं, तो उसी के लिए ये कह रहे हैं कि इसको डेलिबरेटली डिले किया जा रहा है। Now, we cannot pick and choose if the judgment NJAC is aligned with the government's view and decide to enforce it or not। उन्होंने कहा हम पिक और चूज की जजमेंट पे नहीं चल सकते, अलाइन नहीं कर सकते। We enforce the law, collegium system as it exists। हम enforce करते हैं सिस्टम को जैसा कि वो है। I have said if you want to bring in a better system, nothing prevents the legislature from doing it। अगर आप इसको ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर आप इसको बेटर ऑफ करना चाहते हैं तो हम आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं वही नियम बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई नियम नहीं बनाता, सिर्फ वो एडवाइजरी की तरह काम करता है। बट एवरी सिस्टम हैज इट्स पॉलिसीज,
सॉरी प्लसेस एंड माइनसेस, पर हर सिस्टम के प्लस माइनस होते हैं. नोबडी सेज इट्स अ परफेक्ट सिस्टम. ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि उनको अगर जो डिसीजन लेना है ले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और जो अगर आपको चेंजेस करने हैं वो भी करिए, और क्योंकि हर सिस्टम के प्लस माइनस होते हैं. तो आगे देखते हैं इसमें क्या टर्न और दूसरा आएगा. ठीक है, यूएन मिशन की पीस कीपर्स फोर्स जो है उसमें महिलाएं भी होती हैं, ये न्यूज उसके बारे में है. दिस विल बी अ कंट्रीज लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ विमेन पीस कीपर्स इन अ यूएन मिशन सिंस 2007 इन लाइबेरिया. लाइबेरिया के बाद यूएन मिशन पीस कीपर्स में महिलाओं का एक दूसरा जत्था है, लार्जेस्ट कंट्री का सबसे बड़ा जत्था है. इंडिया इज सेट टू डिप्लॉय ऑल women platoon of peacekeepers as part of battalions to the United Nations Interim Security Force in Abyei on the border between Sudan, South Sudan and Sudan के बीच में जो वहां डिप्लॉय की जाएगी महिला, उस पे इंडिया डिप्लॉय करने के लिए तैयार है. यहाँ की जो हमारी जो फोर्सेस जो हमारे एक फोर्स होती है जो यूएन मिशन के लिए ही क्रिएट की जाती है, उसमें इंडियन महिलाएं भी होगी. विच विल बी इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ विमेन peacekeepers in a UN mission since the deployment of the first ever all women contingent in Liberia in 2007, according to India's permanent mission to the United States in the New York. तो ये इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है कि वहां की पीस कीपर फोर्स में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, और ऐसा पहला होगा विमेन कंटिजेंट जो फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट होगा लाइबेरिया 2007 के बाद. ठीक है, 2007 लाइबेरिया में ऐसा हुआ था, उसके बाद अब ऐसा होगा. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप contributing nations to the UN peacekeeping mission. India has a tradition of achieve participation in UN peacekeeping mission. उसका तो इस इंडिया इसी ट्रूप कंट्रीब्यूशन को आगे कंटिन्यू करेगा. The participation by our नारी शक्ति is ever more gladdening. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Twitter. तो ठीक है, उन्होंने इसको प्रॉम्प्ट किया. तो अब हम देख लेते हैं कि सूडान कहाँ है. हमारे वर्ल्ड मैप में सूडान देखिए यहाँ पर है, इसकी जो हमारे इस तरफ रेड सी पड़ता है. एरिट्रिया यहाँ पर है. साउथ सूडान की जो बॉर्डर है यहाँ पे ये पीस कीपर फोर्स लगेगी साउथ सूडान और साउथ सूडान के बीच में. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, लिबिया, इजिप्ट हमारे यहाँ देख रहे हैं, इथियोपिया यहाँ पर है, और रेड सी. ये हमने वर्ल्ड मैप में इसको देखा. उसके बाद स्पेसिफिक अगर पास में देखें तो रेड सी इस तरफ पड़ेगा. एरिट्रिया, इथियोपिया का बॉर्डर है, साउथ सूडान का बॉर्डर ये देखिए एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर. देन हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का बॉर्डर है, चैड का बॉर्डर है, लिबिया का बॉर्डर है, और इजिप्ट का बॉर्डर है. इसमें ब्लू नाइल आप देखेंगे जो नदी बह रही है, उसके साथ नाइल है इस तरफ जी, यहाँ से शुरू होकर इधर आती है. एंड मोरो हिल्स, नुबा माउंटेन सॉरी, डिंडर नेशनल पार्क और रेड सी हिल्स. ओके, सो आप ऐसे लोकेट कर सकते हैं क्योंकि इस पे मैप बेस्ड क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूके शिप ऑन परमानेंट डिप्लॉयमेंट इंडो पैसिफिक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया. सो ये यूके शिप की जो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में न्यूज है कि द रॉयल नेवीज ऑफशोर पेट्रोल वेसल HMS तमार sailed to the Andaman and Nicobar Island on Friday as part of its permanent deployment in the Indo-Pacific. सो इंडो पैसिफिक में जो पहला रॉयल नेवी ऑफशोर वेसल है उसका नाम HMS तमार है, उसका डिप्लॉयमेंट हो चुका है. सेल टू द अंडमान निकोबार आइलैंड ऑन फ्राइडे. India is the first port of call for the ship and underlines the United Kingdom and India's intent to collaborate in the IOR Indian Ocean region को कवर करने के लिए पहला देश बना. और जो पहला इंडिया इज द फर्स्ट पोर्ट, पहला पत्तन है ऑफ कॉल फॉर द शिप, जो शिप को कॉल करने के लिए खड़ा रहेगा या अवेलेबल रहेगा. एंड अंडरलाइंस द यूके एंड इंडियाज इंटेंट टू कोलैबोरेट फॉर IOR. हमको उसको याद, ये समझने वाली बात है. इस पे प्रीवियस क्वेश्चन है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन रीजन क्या है और वहां पे कवरेज करने वाले देश कौन कौन से हैं और इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है. एंड वाइडर इंडो पैसिफिक द यूके and wider Indo-Pacific, the UK High Commission said in a settlement. Over the next 5 days, the ship and her crew will undertake capability demonstrations and maritime exercise with the Indian Navy. The statement said HMS Tamar is one of the 2 Royal Navy vessels on permanent deployment as set out in the UK's integrated review. तो हमारे लिए प्री के और मेंस के पर्पज से IOR क्या चीज है, इंडियन ओशन रीजन, इसको समझना है. इसके साथ इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन को भी हम देख सकते हैं. रीजनल एसोसिएशन या ओशन इसको कहते हैं रिम, IOR, इसको भी हम देखेंगे अभी. नाउ द वर्क HMS तमार को भी याद रखिएगा.
and her crew are doing with allies, partners, and friends across the Indo-Pacific is crucial. As threats to global peace and stability mount, the Royal Navy values deeply its relationship with the Indian Navy is shared endeavor to comfort those who challenge the rule-based system and ensure peace and prosperity on and from the सी। ठीक है, तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि इसको हम क्या समझ रहे हैं, क्या चीज है। सो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज अ डायनेमिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन aimed at strengthening regional cooperation and sustainable development within the Indian Ocean region through its 23 member states and 10 dialogue partners। ये हमारा डेफिनेशन हो गया प्री के पर्पज से। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा जो मैप के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स कौन कौन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। देखिए इंडिया के साथ साथ ये देश हैं जो इस बॉर्डर से यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड इसमें नहीं है। इसमें हमारा यूएई, ओमान, ईरान, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, कॉर्नर वाले सारे देश इसमें लगे हुए। आप देखिए रिम बन रहा है, ऐसे देखिए, अगर आप देखें तो ये एक रिम बनता है। ठीक है, वो है मॉरिशस, इसका पार्ट इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश। इस मैप को दिमाग में जरूर रखिएगा और जो 23 देश हैं उनको भी दिमाग में रखिएगा। इसमें न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है लेकिन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और इस पे क्वेश्चन क्रिएट होने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, माई टेमिंग इन्फ्लेशन इज टॉप प्रायोरिटी। मतलब इन्फ्लेशन को टेम या कंट्रोल करना माई टॉप प्रायोरिटी है फॉर साउथ एशियन नेशंस। फॉर साउथ एशियन नेशंस सेज आरबीआई दास, शक्तिकांत दास ने स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने रिस्क टू ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक कुड राइज इफ प्राइस प्रेशर परसिस्ट एट हाई लेवल। उन्होंने कहा अगर प्राइस प्रेशर बढ़ता रहा तो हमारा इन्फ्लेशन भी और इससे ग्रोथ भी इंपैक्ट कर सकती है। सेज इंडियन सेंट्रल बैंक चीफ आईएमएफ सैयद सेज my mistake, सेंट्रल बैंक चीफ। देन IMF सैयद सेज, IMF के जो ऑफिसर उन्होंने कहा इंडिया इज अ रिलेटिव बिग ब्राइट स्पॉट ग्लोबली। उन्होंने कहा इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है विश्व के लिए, नीड्स टू रेप्लिकेट इट्स सर्विसेज एक्सपोर्ट सक्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिस्क टू ग्रोथ एंड निवेश के लिए आउटलुक कुड राइज इफ प्राइस, अगर प्राइस प्रेशर बढ़ता रहा। प्राइस प्रेशर क्या चीज है कि मतलब प्राइस प्रेशर का मतलब है जो फ्लक्चुएशन है प्राइसिंग में, और फ्लक्चुएशन प्राइसिंग में जब रहता है, सपोज ऐसे मानिए किसी कमोडिटी का प्राइस है वो बढ़ घट रहा है, इसको अगर आप लेमैन में समझे तो यही मतलब है उसका। अगर ऐसा घटता बढ़ता रहा तो इन्फ्लेशन इंपैक्ट होगा और लोगों का कॉन्फिडेंस जाएगा, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकता है और ग्रोथ के भी चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ टेमिंग इन्फ्लेशन इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर साउथ एशियन कंट्रीज एज रिस्क टू ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक कुड राइज इफ प्राइस प्रेशर परसिस्ट एट हाई लेवल, उन्होंने कहा। उसके बाद स्पीकिंग एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, द आरबीआई चीफ सेड policy challenges in the region have sharpened due to COVID-19 pandemic and the war in the Ukraine। तो इसको हमेशा हाईलाइट किया जा रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसा क्या खास है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि हमारा जो रशिया जो मेन पार्ट है इस रीजन का और चाइना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पावर बन के आ रहे हैं, और कोविड की वजह से कोविड जो चाइना की तरफ से इम्पैक्टफुल ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और रशिया जो है जो यूक्रेन वॉर की वजह से हाईलाइट हो रहा है, और इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन बराबर बना हुआ है। इनफैक्ट IMF की MD ने भी कहा था कि कोविड के जो पॉलिसीज के बाद अगर चाइना फिर से अपने आप को रीओपन करता है तो बाकी देशों को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, जिसमें से EU और हमारा अमेरिका और स्पेशली चाइना खुद बड़े देश ऐसे हैं जिन पे इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाएगा रिसेशन का। तो इसी बात को रेफर किया जा रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज में जो ये ग्रोथ जो इन्फ्लेशन की समस्या बनी हुई है वॉर को लेके और कोविड को लेकर के, ये इसकी वजह यही बड़ा कारण है इसको, इस फ्लक्चुएशन का और इस प्रॉब्लम का, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्यूल फूड इन्फ्लेशन। फ्यूल मतलब फ्यूल के ऊपर जो प्राइसिंग है, जब फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो फूड का प्राइस अपने आप बढ़ेगा, इन्फ्लेशन उसी तरह आगे डोमेन से तभी इसीलिए वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर चीज फ्यूल और फूड से कनेक्टेड है। अगर आप देखिए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो मुख्य चीजें खाने लायक, जैसे हमारा हो गया फूड, हमारा हो गया फ्यूल, और उसके साथ जो रिटेल की चीजें होती हैं, रिटेल कंजम्पशन की चीजें होती हैं, इनमें ज्यादातर आपको इन्फ्लेशन का जो मुख्य कारण है वो यहीं से डिराइव होता है। अगर इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा तो बाकी चीजों में अपने आप फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा, और ये चीजें इन्फ्लेशन का बड़ा कारण है, यही वो कहना चाह रहे हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है
और साउथ एशियन कंट्रीज में जो इम्पैक्ट है वॉर की वजह से और कोविड की वजह से, उसकी वजह से हमें एक जो इशू बनता दिख रहा है ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो प्राइस प्रेशर की वजह से बन रहा है, वो कहना चाह रहे हैं। पर फिर भी जो हमारे आईएमएफ की जो हेड है, उन्होंने कहा था कि रिसेशन का इशू है, पर यहाँ वो कह रहे हैं, ये मैडम कह रही हैं कि जो ब्राइट स्पॉट है इंडिया, तो देखते हैं वो कितना आगे ब्राइट स्पॉट रहेगा। पर उसके साथ हमारे लिए जीएसटी के लिए ये स्टेटमेंट सारे इंपॉर्टेंट है और हमें इसकी मीनिंग समझनी जरूरी है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। बार बार रिवाइज करिए कि अगर ये न्यूज बार बार आ रही है तो इस पे पूरी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की। तो आप समझिए कि हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडिया अभी भी ब्राइट स्पॉट कैसे रह सकता है। आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंटोनेट सैया ने ये बात बोली है कि इंडिया अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट है। कैसे आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, और प्री के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ही हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। फार्म रिफॉर्म्स इनकम्प्लीट ऐसा कहा है। एमएसपी डिस्टॉर्ट्स चॉइस, और एमएसपी के चक्कर में जो डिस्टॉर्ट का मतलब खराब करना, चॉइस को खराब करता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है, ये हमारे डेब्रॉय, जो हमारे विवेक डेब्रॉय हैं, चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है, उन्होंने बात बोली है कि फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स विल स्टिल इनकम्प्लीट इन द कंट्री, और जिसकी वजह से चॉइस को ये खराब करता है, जिसमें हम एमएसपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ध्यान दीजिएगा, एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार हर साल डिस्क्लोज करती है, सबकी सारी क्रॉप्स पे नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक, किसी की काफी लिस्ट है बड़ी कि किसको देना है एमएसपी, उस चीज को खराब करता है। ये कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी किसको मिलती है। अगर फार्म रिफॉर्म्स ठीक तरीके से हो जाए हमारे देश में, तो एमएसपी हम ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। मिसेस डेब्रॉय सेड द मिनिमम support price was not supposed to be a procurement price, but at present the MSP was tantamount to the procurement price. Procurement मतलब उसको संभाल के रखना, किसी चीज को एक जगह सेटल करके रखना, कलेक्ट करके रखना, प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो वो कह रहे हैं एमएसपी का जो सपोज नॉट टू बी प्रोक्योरमेंट प्राइस होना चाहिए था, एमएसपी हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस है तो नहीं, लेकिन वो बन के रह गया है। अब इसके साथ वो कह रहे हैं कि फार्म रिफॉर्म्स हमारे इनकम्प्लीट है, तो फार्म रिफॉर्म्स हमारे इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से समस्या क्रिएट हो रही है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे फार्म रिफॉर्म्स एक्चुअली क्या चीज हाईलाइट करते हैं। द फार्म रिफॉर्म एक्ट may be implemented in staggered manner, मतलब बहुत धीमे धीमे डिले हमारे चेंजेस हो रहे हैं फार्म रिफॉर्म के। ध्यान दीजिएगा कि introduced through reform acts could first be introduced in the fruits, vegetables and other horticulture crops where MSP was not prevalent and states had already initiated contract farming. आप ध्यान दीजिएगा कि हम फल, सब्जियों और कुछ हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जो फार्म रिफॉर्म्स ठीक तरीके से हो जाएं, कि एग्रीकल्चर जिसमें लैंड रिफॉर्म्स तो है ही, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स होने जरूरी हैं, उसके बाद जो हमारे जो चेंजेस जुड़े हुए हैं सब्जियों, फलों और हॉर्टिकल्चर से मिले हुए जो चेंजेस हैं, अगर वो ठीक तरीके से हो जाएं, इंप्लीमेंट हो जाएं, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एमएसपी को हम ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं कि किसको हम एमएसपी देनी है, किसको एमएसपी नहीं देनी है, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गवर्नमेंट पे डायरेक्ट बर्डन होता है। ठीक है, इसको स्टेट्स भी, कुछ स्टेट्स में दिया जाता है सपोर्ट में, लेकिन जो गवर्नमेंट की एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट की पॉकेट से जाने वाला खर्चा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं अगर फार्म रिफॉर्म्स ठीक तरीके से हो जाएं, लैंड रिफॉर्म्स भी ठीक तरीके से, लैंड रिफॉर्म लिखा तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर लैंड रिफॉर्म्स भी ठीक तरीके से हो जाएं तो एमएसपी का बर्डन कम हो सकता है और सही जगह पे एमएसपी को दिया जा सकता है। ये इस न्यूज में था। अब फटाक से मैप देखते हैं। आज का पहला है हमारा ताइवान, दूसरा है यूक्रेन। तो ताइवान को हम यहाँ देख रहे हैं, पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, फिलीपींस सी यहाँ पर है। आप देखेंगे चाइना के जस्ट सामने जो कंट्री आपको दिख रही है चाइना है, ये साउथ चाइना सी है। और भूलिए नहीं कि यहाँ जो आपको द्वीप दिख रहे हैं ना, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, इन दोनों देशों के बीच में भिड़ंत रहती है, इसकी वजह से ये ताइवान स्ट्रेट है। और हमारा ये ईस्ट चाइना सी है। इसको ये वर्ल्ड मैप पे मैंने आपको दिखाया, इसको आप गो थ्रू दोबारा जरूर करिएगा, ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इस बड़े वाले मैप में देखिए वो यहाँ पे लोकेट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आ गया यूक्रेन कीव। यूक्रेन तो वैसे भी न्यूज में है, देखिए कितना बड़ा बॉर्डर है रशिया का यहाँ पे अटैक करने के लिए, ये चीजें चल रही हैं। पास में मोल्डोवा है, उसके बाद हंगेरी, स्लोवेकिया, पोलैंड, बेलारूस हम पहले भी देख चुके हैं, मोल्डोवा यहाँ पर है और ब्लैक सी यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, तो आसपास के देश ये सारे हैं। ठीक है, ये मैं लोकेट किया यूक्रेन को। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज